हेलो स्टूडेंट, मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज बात करूंगा 10.2 का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का 10.2 एक्सरसाइज है उसके फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आपको वेक्टर के बारे में ढेर सारा चीज़ें बता चुके हैं और 10.1 भी आपको बता चुके हैं। अब चलेंगे 10.2 के तरफ। 10.2 में आपको बता दें, इसमें आपको एडिशन रूल ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर और साथ ही साथ सेक्शन फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, जो आपको मैं बता चुका हूँ वेक्टर वाले लेक्चर में। और जो नया कंसेप्ट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस कंसेप्ट को हम यहाँ सिखाएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे 10.2 एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन के बारे में। जितने सारे क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन करके सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए 10.2 चलते हैं। 10.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है। 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक निकाल लीजिए और बुक निकाल के और देखिए को 10.2 प्रश्नावली उसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। मतलब मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है? मॉडुलस। आपको हम सब बता चुके हैं, है ना। ए वेक्टर, इसका पहला क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। तो ए वेक्टर का हमको परिमाण निकालना है, यानी मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। आपको एक फार्मूला बताते हैं। अगर मान लो कि पी वेक्टर बराबर A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के रहे, इस टाइप का रहता है, तब पी वेक्टर का मॉडुलस जो होता है वो रूट अंडर A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर होता है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको वेक्टर वाले कंसेप्ट में। तो इसका मॉडुलस आई का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से 1 का होल स्क्वायर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब रूट अंडर 3 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ये बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर। अगला क्वेश्चन 2i माइनस 7j, 2i है माइनस 7j है और माइनस 3k। आराम से बन जाएगा। अब बी वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, 7 का माइनस 7 का होल स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा और माइनस 3 का होगा 9। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 4 और 49 को अगर जोड़ेंगे और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 4 जो होता है 13 और प्लस हो जाएगा 49। आप इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 4 1 5 और 1 6, यानी 62। आप कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सी वेक्टर देखिए, आपको दिया हुआ है 1 बटा रूट अंडर 3 आई प्लस 1 बटा रूट अंडर 3 जे प्लस माइनस 1 बटा रूट अंडर 3 के। यहाँ निकालना है सी वेक्टर का मॉडुलस। क्या करेंगे? रूट अंडर 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटा रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3। इस प्रकार से ये सॉल्व करके 3/3, 3 से 3 कैंसिल, रूट अंडर 1, यानी रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 आंसर। और ये सब यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इतना यूनिट। ये आ गया यूनिट। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश को लिखिए। समान परिमाण समान होना चाहिए। देखो, परिमाण समान होना चाहिए, बस परिमाण। 2 को अलग अलग वेक्टर लिखना है तो लिख दो ना, कुछ लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप आंसर मिलाने लगिए। यहाँ पर अपना मन से कुछ लिखना है, सिर्फ परिमाण समान होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं आई जे
के, अब बी वेक्टर लिख लेते हैं माइनस आई प्लस जे प्लस के। दो अलग अलग वेक्टर है, ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर अलग है, लेकिन परिमाण निकलिएगा एक ही आएगा। ये भी आंसर हो सकता है, कोई दूसरा भी आंसर हो सकता है। आपको आंसर ये भी हो सकता है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस के, और बी वेक्टर बराबर यहाँ पे -2i प्लस 3j, आप माइनस के कर लेते हैं, क्या दिक्कत, दोनों अलग अलग वेक्टर है लेकिन परिमाण दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन आपका जो है ये है, परिमाण सिर्फ समान हो चाहिए, यानी कॉफिशिएंट सिर्फ समान रहना चाहिए। साइन चेंज कर दिए, बात खत्म, प्लस के जगह माइनस या माइनस के जगह प्लस कर दीजिए, और साइन जो है ना, साइन चेंज कर दीजिए, लेकिन कॉफिशिएंट वही रहना चाहिए। देखिए ना, इसका कॉफिशिएंट 1 था, इसका भी 1 2 3 1 था, 2 3 1, कॉफिशिएंट सेम, सिर्फ प्लस माइनस लगा दिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश को लिखिए। देखिए दिशा समान होना चाहिए, बस सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए ऐसे वेक्टर को लिखने के लिए ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर लिखा जाता है, तो इसका दिशा समान होता है। इसका मतलब अगर कोई ए वेक्टर लिख दिए, कुछ लिख दिए 4i प्लस 5j प्लस 2 के, अगर ऐसा लिख दिए, ए वेक्टर लिख दिए, अब बी वेक्टर एक और लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कोई भी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो सब में 2 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई तो सब में करेंगे, यही लेमडा हो गया। तो अगर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8i प्लस 10j प्लस 4 के, है ना, ये भी हो सकता है। सी वेक्टर ये भी हो सकता है, 3 से करते हैं तब 12i प्लस 3 से करें 5 या 15j प्लस 3 दूना 6 के, है ना, तो इस टाइप का हो सकता है। कोई भी आंसर हो सकता है, इसमें बहुत सारा ढेर सारा आंसर होगा, क्वेश्चन इसमें आंसर मिलाने का जरूरत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपको जो है ये सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है कि आप अच्छा से जो है नहीं देखे होंगे लेक्चर को, जो वेक्टर वाला लेक्चर है उस लेक्चर को जो है आप अच्छा से नहीं देखे हैं, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा होगा। अगर देखे हैं ना तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, ये सब क्वेश्चन तो आप खुद ही उड़ा देते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। वो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, 3j ऐसा बोल दिया, और xi क्या बोला, xi प्लस yj। यहाँ पर बोला है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि 2i प्लस 3j और xi प्लस yj क्या है, समान है। देखिए ये अगर दोनों समान वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि समान होता है तो इसके कंपोनेंट भी समान होते हैं और डायरेक्शन भी समान होते हैं, मतलब इसका परिमाण भी समान होगा और दिशा भी समान होगा। तो परिमाण यानी कॉफिशिएंट समान रखना पड़ेगा, जैसे अभी बोले ना, परिमाण समान निकालने के लिए कॉफिशिएंट सेम रखना पड़ता है। और साइन चेंज अगर हो गया तो डायरेक्शन सिर्फ अलग होगा, साइन बराबर ही रहेगा तो डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे बोला है कि कॉफिशिएंट भी समान है, डायरेक्शन भी समान है, तो प्लस प्लस दोनों में है तो डायरेक्शन समान है। कॉफिशिएंट भी समान था, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 और वाई बराबर हो जाएगा 3, यानी एक्स आई वाले को आई के साथ कंपेरिजन हुआ, जे वाले को जे के साथ कंपेरिजन, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 और अंतिम बिंदु -5 7 है ना। 2 1 जो है प्रारंभिक बिंदु और -5 7 जो है अंतिम बिंदु। ये क्या है, अंतिम बिंदु है। इस सदिश के अदिश घटक एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अदिश घटक बताना है और सदिश घटक बताना है, मतलब स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट दोनों को बताना है। देखिए सबसे पहले ये जो है ए है, ये बी है, तो आपको सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्योंकि इधर से इधर न जाएगा, प्रारंभिक बिंदु ई है, मतलब शुरू किया यहाँ गया बी पर, तो ए से शुरू करके गया बी पर, ए से शुरू करके कहाँ गया बी पर, तो हम लिखते हैं ए बी वेक्टर। क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर। तो जब ए बी वेक्टर लिखते हैं तो ए बी वेक्टर निकालने का आपको तरीका बताए थे, है ना, आपको जो है कंसेप्ट में बताए थे। अगर पोजीशन वेक्टर ए बी लिखते हैं तो बी में से ए को माइनस करते हैं, तब बी में से ए को माइनस कीजिए, तब -5 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2, इसमें लिखेंगे आई, शुरू वाला में क्या लिखते हैं आई, प्लस, फिर 7 में से 1 को माइनस करेंगे, इसमें लिखेंगे जे, तो कितना हो जाएगा -7i, और घटाएंगे तो 6j, तो -7i या 6j, ये हो गया ए बी वेक्टर। ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर -7i प्लस 6j -7i प्लस 6j। तो इस प्रकार से ए बी वेक्टर हो गया। तो ये तो हो गया वेक्टर कंपोनेंट, ये क्या हो गया है वेक्टर कंपोनेंट, है ना।
ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया, है ना, ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, तो -7 जो होगा ना वो स्केलर कंपोनेंट होगा, स्केलर कंपोनेंट, है ना। -7 यानी कॉफिशिएंट आप बता दीजिए, कॉफिशिएंट जो होता है ना वो स्केलर कंपोनेंट होता है, और जो वेक्टर निकाल दिए ये वेक्टर जो है वेक्टर कंपोनेंट होता है। जो स्केलर यानी जो कॉफिशिएंट है वो निकाल देंगे तो वो हो जाता है आपको स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन, 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये सब नोट कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना कुछ नहीं है, जोड़ का है, बात बोल रहा है कि ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है और तीनों को क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए। तो आराम से जोड़ दीजिए, है ना। समान के समान जात से समान जात को शादी करवा दीजिए, अपने हो जाएगा, है ना। नहीं समझे, लेक्चर लगातार देखिएगा तब ना समझिएगा ये हम क्या बोल दिए। ए वेक्टर बराबर आई -2j प्लस के, बी वेक्टर बराबर -2i प्लस 4j प्लस 5k। ये ए और बी दे दिया, सी दे दिया आपके पास, सी वेक्टर दे दिया है i -6j -7k। तो ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर दे दिए। यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर बोला है कि योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। अब बहुत आसान है, योगफल निकालना है, योगफल निकालना है यानी ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। सिंपल तो बोल रहा है और कहाँ कुछ बोल रहा है। तो आई को आई के साथ, सबको एक साथ दोस्ती कराइए, जे को जे के साथ, के को के साथ, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो आई यानी 1 हो गया, -2 और +1 मतलब क्या क्या लिखे, लिख दो, आई -2j -2i प्लस आई, ये हो गया एक साथ। और दूसरा साथ देखो, दूसरा ये सब, तीसरा जे वाला, तो जे वाला में है -2i प्लस 4j -2j प्लस 4j फिर -6j। अब हो गया के वाला साथ कौन हो गया, के प्लस 5k और -7k। यहाँ पर जब बात करेंगे तो आई और आई जो होगा 2i हो जाएगा, 2i में से आई का घटेगा तो 0i बचेगा, आई गायब हो गया। यहाँ पे 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, 6 और 2 होता है 8, यानी -8 में से 4 जो है माइनस करेंगे तो बचेगा -4j बचेगा। क्या बचेगा, -4j। यहाँ पर देखिए 5 और 1 6, 6 में से 7 जाएगा तो -k बचेगा। क्या बचेगा, -k। ये वैल्यू हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू हो गया, है ना। इस प्रकार से ए बी सी का वैल्यू आप निकाल दिए। ये क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 का बात था, क्वेश्चन नंबर 6 का बात, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप एकदम लगातार बने हुए रहिए, आपको सब सॉल्यूशन मिलते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सदिश ए वेक्टर बराबर दे दिया है आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। यूनिट वेक्टर जानते हैं ना, मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश आपको निकाल कर बता देना है, मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर। तो क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए का यूनिट वेक्टर जो होता है ना, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का कंपोनेंट, है ना, ए वेक्टर का मॉडुलस, है ना, यही ना होता है यूनिट वेक्टर। तो ए का यूनिट वेक्टर जो होगा ए वेक्टर का मतलब आई प्लस जे प्लस 2k, और ए वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, तो ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, मॉडुलस, ये हो जाएगा रूट अंडर आई का कंपोनेंट तो 1 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, के का कंपोनेंट तो 2 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 जोड़ 1 जोड़ 4, तो 4 1 5 1 6, रूट अंडर 6 आ गया। कितना आया, रूट अंडर 6 आया। सब में भाग दे दीजिए, 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k,
है ना। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आंसर आपको निकल के आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आपको एक पर एक मिलेगा, एकदम मज़ेदार से मिलेगा। इसलिए बोलते हैं सब कुछ छोड़ के एकदम पढ़ाई पे लग जाइए। पढ़ाई जितना बेहतर ढंग से कीजिएगा, आगे उतना ही बेहतर ढंग से आपको जो है सफलता मिलेगी। इसलिए कोई चीज़ का टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो आपके पास अभी समय है, जो आपके पास जो मौका है, उस मौका का फ़ायदा उठाइए। ये मौका फिर न मिलेगी दोबारा, बोलते हैं ना, ये मौका फिर न मिलेगी दोबारा, सौंगार में भी सुने होंगे। तो यही है, ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है दोबारा। जो इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई का जो सेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, ये जीवन के सबसे सुखद और सबसे मेहनती पल होता है। और इस पल में अगर जो मेहनत कर लिया, जो इस पल में मेहनत करके आगे बढ़ गया, वही जीवन में सफलता हासिल करता है। अगर मान लीजिए कि ये अगर मेहनत नहीं कीजिएगा इस टाइम में, तब फिर जो है आपको बाद में हिम्मत ही नहीं करेगा कि आप मेहनत कीजिएगा। क्योंकि हर आदमी का एक काम करने का एक लेवल होता है, हर आदमी को काम करने का एक जो है एक स्थिति आता है, उसी लेवल से स्टार्ट करता है। किसी भी पौधा में फल लगने का एक समय आता है, और यदि उसी समय कुछ उसके साथ गड़बड़ी हो जाए, क्या हो जाए, अगर मान लीजिए जो पौधा फल देने वाला है और फल देने से पहले जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए, उस टाइम जो है पानी नहीं पड़े उसमें, उस टाइम जो है माली उसको सींचे नहीं, उस टाइम जो है उसको कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो वो फल फिर नहीं दे पाएगा, वो खराब पौधा हो जाता है, फिर फल नहीं देता है, खराब फल देता है। वही आपका जीवन का यही पल जो है आपका जो है सुखद पल है, जो फलने लायक आपको बनाएगा। ये पल का सही उपयोग अगर कीजिएगा, तभी आपको जो है जीवन में सफलता मिलेगी। अगर ये पल गवा दीजिएगा, तो फिर सफलता लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इस टाइम में भरपूर मेहनत करके रहिएगा, भरपूर मेहनत कीजिएगा ना, तो सफलता जो है आपको मिलेगी। इसीलिए जो है खूब मेहनत कीजिए और खूब पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही जो है आते रहिए चैनल पे। और जो है ना, जितने क्लास देते हैं हम सब ओरिजिनल क्लास देते हैं आपको। कोई जो है इसमें जो है मान लीजिए कि कोई गड़बड़ी आपको नहीं देंगे। हर टॉपिक को अच्छे से समझाते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास में समझाते थे वैसे ही, यानी ऑफलाइन क्लास जैसा ही समझाते हैं, सब कुछ वैसे ही करते हैं। वही है कि आप लोग को जो है, आप लोग को हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आपको ये जो है मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ये इससे जो है फ़ायदा उठाए, इस क्लास से जो है फ़ायदा उठाए। इसीलिए आप लोग भी जो है ना, आप लोग भी इस मुहिम में सहयोग कीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए, और आपका दोस्त भी देख के वो भी खुश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां तक क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जब PQ जो है दे दिया है, PQ के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, तो पहले PQ वेक्टर ना निकालिए। तब P दे दिया है 1 2 3, P दे दिया 1 2 3, और Q दे दिया कितना 4 5 6। PQ के सदिश जो है ना मात्रक सदिश निकालिए। तो सबसे पहले तब PQ बता दीजिए ना, तब है ना मात्रक सदिश। तब पहले PQ, उसके बाद मात्रक सदिश। तब पहले PQ देखिए, PQ अगर निकालने चलते हैं तो क्या बोले, Q में से P को घटाएंगे तब PQ निकलेगा। Q में से P को घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये I वाला टर्म है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये J वाला टर्म है। 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये सोच रहा हमेशा 3 बचा तीनों में, है ना। तो 3 आई 3 जो 3 के हो गया, ये PQ वेक्टर हो गया। लेकिन हमको निकालना है PQ का कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश निकालना है ना। तब PQ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PQ का वेक्टर डिवाइडेड बाई PQ का क्या है, मॉडुलस। तो कर दीजिए, PQ वेक्टर है 3I प्लस 3J प्लस 3K, यही ना है। नीचे में क्या करेंगे, ये कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सब में तो 3 स्क्वायर, तो 3I प्लस 3J
3j प्लस 3k कितना हो जाएगा 9 9 9 9 18 9 27 है ना 9 9 9 9 9 3 बार जोड़ेंगे ना तो 27 तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 27 27 का रूट अंडर निकलता है नहीं निकलता है तो आपको यही आंसर हो जाएगा। आप इसको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, बस यही आंसर आपके पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है दिए सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए ए वेक्टर आपके पास दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, ए वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 2i, लिख देते हैं क्वेश्चन 2i माइनस जे प्लस 2k बी वेक्टर है। आप लोग जो है क्वेश्चन जो है ना अपने सामने में खोल कर जरूर रखिएगा, तब तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ए दे दिया, बी दे दिया है माइनस आई प्लस जे और माइनस के है, ये दे दिया। बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए। तो सबसे पहले अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो निकालना ना पड़ेगा, तब ना इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, बहुत आसान है। आई को आई के साथ चिपकाओ, जे को जे के साथ, के को के साथ। तो आई को आई के साथ चिपकाएंगे तो 2 में से 1 चल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, तो सिर्फ आई बचेगा। जे माइनस जे या प्लस जे दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा तो 0 जे बचेगा, जे खत्म हो गया। और के में से जो है 2 में से 1 घटेगा तो 1 के बचेगा। तो ये है, इसका हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट कैप, है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब मात्रक सदिश निकालना है। तो आप इसका जानते हैं फॉर्मूला कि जो वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का क्या है, मॉडुलस, उस वेक्टर का मॉडुलस। तो वो वेक्टर है आई प्लस सिर्फ के है, बस जे तो 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, आई का 1 का होल स्क्वायर, जे का के का कोफिशिएंट 1, तो इसमें भी 1 का होल स्क्वायर। तो आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसान, आई प्लस के। इसमें भी √2 से भाग है, इसमें भी √2 से भाग, बस आंसर आ गया। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ 10.2 का एक्सरसाइज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए जो है यदि आपको लग रहा है ना कि फास्ट है, तो इसका मतलब आप जो है हमारे जो है वेक्टर वाला जो है टर्म नहीं देखे हैं, वेक्टर वाला कंसेप्ट अब नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े हुए रहते वेक्टर वाला कंसेप्ट तो क्या होता, ये सब बहुत आसान लगता कि इतना फास्ट चल रहा है ना, तो अच्छा ही चल रहा है कि टाइम बचा के दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। सदिश 5i, सदिश जो है ना बोल रहा है 5i प्लस माइनस जे 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। क्या हो, 8 यूनिट हो, है ना। मात्रक सदिश निकालना है तो इसका निकालना है मात्रक सदिश। इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश। अभी तक निकालना बताए हुए कि नहीं, इसका निकालना है मात्रक सदिश। लेकिन बोल रहा है कि इसका 8 गुना है, तो मात्रक सदिश निकाल के 8 से गुना कर देंगे। बोला है कि मात्रक सदिश तो निकालिए लेकिन उसका परिमाप 8 होना चाहिए। अब देखो मात्रक सदिश का परिमाप तो 1 होता है, लेकिन 8 यूनिट बोल रहा है कि होना चाहिए। इसका मतलब 8 से जबरदस्ती गुना करवा रहा है और वही आंसर लेके आ जाएगा। तो यही इतना ही काम करेंगे कि यहाँ मात्रक सदिश जो है ना निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर 25 जोड़ 1 जोड़ 4। कहां से लिखे समझ में आया ना, 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। तब 25 और 4 कितना होता है 29 और 1 30, तो √अंडर हो गया 30। तो हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर बराबर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मॉडुलस। तो ए वेक्टर बराबर कितना है 5i माइनस जे प्लस 2k। इसका मॉडुलस कितना है √30। ये हो गया आपका आंसर। नहीं आया है, ये आपका आया है क्या चीज, ये यूनिट वेक्टर आया, ये मात्रक सदिश आया है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से बोल रहा है कि ये जो है ना बी वेक्टर हमको निकालना है जिसका 8 × a कैप है। तो 8 गुने a कैप का मान कितना है, ये है 5i
5i माइनस जे प्लस 2k बटा में कितना हो जाएगा √30। इसको सॉल्व करके यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो ये सब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक बने हुए रहिए, एकदम मजा आएगा पढ़ने में, है ना। बोर मत होइए पढ़ के, ठीक ना, एकदम मजा आना चाहिए पढ़ के। मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक सफलता कैसे हासिल होगा। आप चाहते हैं बहुत बड़ा बड़ा काम करना, तक मेहनत तभी तो बड़ा करना पड़ेगा ना, इसलिए मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोआ, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि दर्शाइए कि सदिश ये और ये क्या है, संरेख है। संरेख दो गो सदिश दे दिया, सदिश से क्या दे दिया, ए वेक्टर एगो दे दिया, ए वेक्टर बराबर दे दिया 2i, क्या दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, यही दे दिया। ये ए वेक्टर बराबर दे दिया ए वेक्टर, अब बी वेक्टर बराबर दे दिया बी वेक्टर माइनस 4i प्लस 6j प्लस 8k दे दिया, यही ना दिया है, नहीं सॉरी माइनस 8k। आप इसीलिए ना बोलते हैं आपके पास किताब रहना चाहिए, किताब देख रहे होंगे, और ये किताब आप लोग के पास जरूर मौजूद होगा। ये है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का सेकेंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 का दूसरा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध करना कि ये दोनों संरेख है। देखिए हम बताए थे कि संरेख जब कोई होता है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों संरेख होगा, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ अलग अलग होता है। कहने का मतलब ए वेक्टर जो है ना वो हो जाएगा लेमडा गुना बी वेक्टर, मतलब सब कुछ तो सेम होगा, वो लेमडा गुना हो जाएगा, वो हो सकता है 2 गुना हो जाए, -2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, -4 गुना हो जाए। संरेख का मतलब यही होता है कि कोई स्केलर से गुना हो जाए, लेमडा, तो ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर। तो देखिए ना बी वेक्टर को तोड़ के देखिए, बी वेक्टर बराबर है कितना, ये इसमें से -2 कॉमन ले लीजिए, तो -2 कॉमन लेंगे ना, तो ये में से -2 को भगा दीजिए, कान पकड़ कर उठा कर भगाइए, क्या बचेगा 2i बचेगा, इसमें से -2 को भगाइए -3j बचेगा, इसमें से -2 को भगाइए +4k बचेगा, है ना। अब देखिए ये जो होगा 2i -3j प्लस 4k, ये क्या होगा ए वेक्टर होगा, यानी -2 ए वेक्टर किसके बराबर, बी वेक्टर बराबर -2 ए वेक्टर। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से यह बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर हो गया, इसीलिए ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, संरेख है। बात समझ में है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, संरेख है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। आपको सिखाए हैं पिछले ही लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन कैसे, बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक ना। अभी बताते हैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। उसमें बताए थे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अब सीखिएगा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए कि एगो वेक्टर दे दिया, 12 नंबर क्वेश्चन बोले थे ना, डायरेक्शन कोसाइन आपको वेक्टर में भी जरूरत पड़ेगा और डायरेक्शन कोसाइन आपको 3D इमेज में भी जरूरत पड़ेगा। तो अभी चलते हैं वेक्टर का क्वेश्चन। एक वेक्टर दे दिया, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये क्या है i + 2j + 3j, 2j, हम एक 2j के लिए गाना सुने हैं ना, तो ये 2j, तो i + 2j + 3j की दिक कोसाइन निकालिए। क्या निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन आपको डायरेक्शन कोसाइन समझाए थे, क्या होता है cos अल्फा होता है, cos बीटा होता है, और क्या होता है cos गामा होता है, जिसको L, इसको M और इसको n से सूचित किया जाता है। इतना तो बताए थे। अब लेकिन ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। L बराबर cos अल्फा भी, देखिए cos अल्फा जो होता है ना, ये आपको फिर बताए थे, ये जो होता है आपको थ्योरी के साथ साथ बताते चलते हैं। cos अल्फा जब निकाले थे तो उसमें क्या आया था, a/r आया था, आपको याद है, प्रूफ करके दिखाए थे, आपको याद होगा, ठीक ना। a/r, इसमें इसमें तो b ना होगा, बीटा में तो b होगा, b/r होगा, और इसमें होता है c/r,
है ना। और आर का वैल्यू आपको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल कर बताए थे। डिस्टेंस फार्मूला से आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला से होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मूल बिंदु से ए बी सी का दूरी, मूल बिंदु से ए बी का दूरी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ए बी जब 2 गो बिंदु रहता है और 3 गो रहेगा ए बी सी, तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है। तो यही ए बटा ये, तो ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। इसमें हो जाएगा सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही होता है ए बी सी जो होता है ना, ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। और डायरेक्शन रेशियो बताए थे ना, सिर्फ कॉपी उसका क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर चली गई दूरी होती है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर चली गई दूरी होती है। यानी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को दिखाता है, ए बी सी कोफिशिएंट को दिखाता है। यानी यहाँ पर ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान 3 है। बस यही बात समझना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी आपको पता है, तो ए का मान 1 है और नीचे 1 का स्क्वायर, तो एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर ये निकाल लेते हैं, यहीं पे लिखे हुए। तो ये हो जाएगा कितना, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर जोड़ 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर का मान जो है 1 होगा प्लस 4 और प्लस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 14, तो रूट अंडर 14 हो जाएगा। तो 1 बटा रूट अंडर 14, इसका b का मान देखिए 2 इस सब का सॉल्यूशन रूट अंडर 14, इसका आया 3 बटा रूट अंडर 14। यही होगी आपका आंसर। तो इस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीख चुके है ना। यदि आप इससे पिछले वाला लेक्चर भी डायरेक्शन कोसाइन देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लिखे क्या है। ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इस प्रकार से ए बी सी का मान देके और सबका वैल्यू निकाल दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एकदम बने हुए रहिए क्वेश्चन के साथ। अब अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है। चलिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन का टाइप मतलब अलग कर दिया, लेकिन उसमें भी डायरेक्शन कोसाइन ही निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान क्वेश्चन है। इसमें भी क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन यहाँ वेक्टर नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया, ए दे दिया है, पॉइंट ए दे दिया है 1 1 2 -3 और बी बराबर दे दिया है ए -1 -2 1 और बोल रहा है मिलाने वाले रे ए तथा बी के तरफ, ए तथा बी की तरफ दिष्ट की तरफ दिक् कोज्या निकालिए। ए बी वेक्टर का तरफ, ए से बी की तरफ, यानी बी में से ए को घटाएंगे तब ना ए बी निकलेगा। तो बी में से ए को घटाइए, तब -1 में से 1 को घटाएंगे -1, ये हो जाएगा आई। फिर -2 में से 2 घटेगा, -2 में से 2 घटेगा, ये हो जाएगा जे। फिर 1 में से -3 घटेगा, 1 में से +3, तो ये हो जाएगा के। कितना हो जाएगा, -2i, ये हो जाएगा -4 जे +4 के, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी फैक्टर का मान। ये क्या हो गया, ए बी फैक्टर का मान -2i -4 जे +4 के। तो ए बी फैक्टर का मान हो गया। लेकिन इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो जैसे उसमें निकाले थे डायरेक्शन कोसाइन वैसा ही निकलेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा निकलेगा, कॉस बीटा निकलेगा और क्या निकलेगा, कॉस गामा निकलेगा। आपको जो है ना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का फॉर्मूला लिख चुके हैं, आपको समझ में आया होगा। यहाँ ए बी सी का मान सिर्फ तय कर लीजिए। ए का मान है -2, बी का मान -4, सी का मान है 4। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी सी का मान तो आप समझ ही रहे हैं। और रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा होता है 1 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर। ए का मान कितना है, -2 का होल स्क्वायर, बी का मान है -4 का होल स्क्वायर और सी का मान है 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ए का मान है -2 बटा -2 का होल स्क्वायर 4 जोड़ 16 तो 16 16 32 और 4 36, तो 36 का रूट अंडर हो जाता है 6। काट कूट के -1 बटा हो जाएगा 3। देखिए बी का मान देखिए कॉस बीटा, तो -4 बटा 6 हो जाएगा। इस काट कूट कीजिए, 2 ऊपर में बचेगा -2 बटा में 3। कॉस गामा का मान 4, सी का मान कितना है 4 है, तो सी का मान 4 बटा 6
4/6 काट कूट के काटिए तो 2/3। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। 13 क्वेश्चन नंबर बन चुका। कितना नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बन चुका है। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किधर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, आशा करते हैं बहुत मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताइए ना कि पढ़ के कैसा मतलब लग रहा है ना, कैसा लग रहा है पढ़ाई करके, ये कमेंट करके बताइएगा तब ना पता चलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम, बिना रुके हम सॉल्यूशन धड़ दे रहे हैं, है ना। दर्शाइए कि आई जे के जो है ना, यहाँ पे बोल रहा है आई प्लस जे प्लस के जो है क्या बोल रहा है, ओ एक्स वाई जो जेड के साथ समान एंगल से झुका हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। देखिए ये ए वेक्टर दे दिया, ये बोला है कि मतलब ये एक्स ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड तो खारा रहता है ना, इस पर 3D है। बोल रहा है कि आई प्लस जे प्लस के जो है ना समान एंगल से झुका हुआ। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा बीटा गामा समझाए थे ना कोसाइन वाला लेक्चर में। तो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनल रहता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा बनल रहता है। वही अल्फा बीटा गामा को प्रूफ करना है कि सेम है या नहीं, दर्शाना है तो हो ही करेगा। तो कैसे दर्शाएंगे उसको देखना है। तो अल्फा बीटा गामा सेम होगा, अल्फा बीटा गामा सेम होने का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम होगा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा सेम होने का मतलब इधर जो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे वो सेम होगा। तो पहले वही निकालते हैं। तो कॉस अल्फा का मान निकाल लेते हैं, जैसे उस समय निकालते थे ना वैसे ही कॉस अल्फा का मान निकालते हैं। तो ये होता है फार्मूला a/√a² + b² + c²। उधर देखे ना अभी तुरंत 3 गो क्वेश्चन इस टाइप का करवाए। तो ए है, ए का मान यहाँ पर 1 है, बी का मान भी कितना है, बी का मान भी 1 है और सी का मान भी 1 है। ये बात आपको हम बता दिए, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान भी 1 हो गया। तो 1 बटा यानी a/√a² मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/1 3 हो जाएगा। तो √3 हो जाएगा। कॉस बीटा जो होगा, कॉस बीटा है ना, कॉस बीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो बी बटा, तो बी भी तो 1 के, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1/√3 ही होगा। और कॉस गामा क्या होगा, ये भी 1/√3 होगा क्योंकि सी का मान भी 1/1 ही है। देखिए कॉस अल्फा जब 1/√3 है, 1/√3। अब बताइए कॉस 1/√3 किसका वैल्यू होता है, वैल्यू होता है कॉस में किसी का वैल्यू होता है, नहीं होता है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, कॉस को उधर पटक देंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 1/√3, है ना। ये कॉस को उधर लेके गए तो कॉस जो है ना, कॉस के पावर में -1 हो गया, यानी कॉस जो है लटक गया। बीटा का मान जब निकालते हैं तब बीटा इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स लटक गया, कॉस लटक गया तो इनवर्स लग गया। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। गामा जब होगा तो इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स 1/√3 लिखते हैं, कॉस इनवर्स 1/√3। तो इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा का मान क्या हो गया, सेम हो गया। यानी इस प्रकार से हम देखें कि अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, सेम हो गया। यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही क्या करना था, प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आपको बताए थे कि आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि इस चैप्टर में जो है प्लस माइनस मतलब वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, साथ ही साथ डायरेक्शन कोसाइन, और उसके बाद जो है आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। तो सेक्शन फार्मूला बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान थ्योरी होता है। आपको एक लाइन में समझाते हैं सेक्शन फार्मूला का, क्योंकि बहुत बड़ा का जो है थ्योरी नहीं है। देखिए सेक्शन फार्मूला ये बात बोलता है, जैसे सेक्शन फार्मूला आप लोग पढ़े थे ना, जैसे 11th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट में सेक्शन फार्मूला, वही बात होता है। यहाँ पे बोला है कि अगर कोई वेक्टर है ना, कोई वेक्टर अगर मान लो कि ये है, अब मान लो कि एक इधर से वेक्टर जाता है, इसको काटता है, वो m/n में काटता है। क्या होता है, m/n में काटता है, m/n में काटता है। तो यहीं पर यहाँ पर सेक्शन फार्मूला स्थापित हो जाता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जो काटने वाला वेक्टर जो होगा, काटने वाला वेक्टर इसका जो है ना, इसका इस प्रकार से अगर मान लीजिए ये वेक्टर ऐसा जाता है, तो ये मान लीजिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो जो ए बी वेक्टर को जो है ना एक तीसरा जो है वेक्टर काटता है, तो इसी वेक्टर का मान, ये आर वेक्टर का मान जो होगा ना, जो m/n
में काटता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर का, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या है रिजल्टेंट वेक्टर को जो है अगर आर मतलब कोई आर बिंदु जो है एम अनुपात एन में काटता है तो यही आर वेक्टर का मान जो होता है ना, आर वेक्टर का मान एकदम ध्यान में रखिए, दूर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, एम को ए से करेंगे एन को बी से करेंगे तो लिखेंगे एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम वेक्टर एम प्लस एन होता है, ये आर वेक्टर होता है। तो ये अंतःखंड के रूप में होता है। ये क्या होता है अंतःखंड, अंतःखंड में मतलब अंदर अंदर काटेगा तब, और जब बाह्य खंड काटेगा तब क्या होगा बाह्य खंड जब काटेगा तब क्या होगा, तब आर वेक्टर जो है ना, तब बाह्य खंड में आप जानते हो ना सेक्शन फार्मूला में बाह्य खंड में क्या होता है सिर्फ घटाव हो जाता है, तो एम ए वेक्टर माइनस एन बी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन होता है। तो ये अंतःखंड और बाह्य खंड है। सेक्शन फार्मूला बहुत आसान चीज़ है। सेक्शन फार्मूला ये है कि दो जो कोफिशिएंट में काटा, जो अनुपात में काटा, एम अनुपात एन में ए बी वेक्टर को काटा है, ए बी वेक्टर को एम अनुपात एन में काटा है, तो एम को ए से मल्टीप्लाई एन को बी से मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और बाह्य खंड जो होता है एम ए माइनस एन बी डिवाइडेड बाई एम माइनस एन होता है। इस प्रकार से अंतःखंड को जो है और बाह्य खंड को ऐसे होता है सेक्शन फार्मूला। ये दोनों फार्मूला जो है पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए तो आप जो है आप नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है ये अंतः और बाह्य विभाजन के आधार पर क्वेश्चन है, अंतः और बाह्य विभाजन, जिसका कंसेप्ट अभी तुरंत जो है आप लोग ने देखा। अभी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, आपको बोल रहा है पी जो है बिंदु दिया हुआ है आई प्लस 2j माइनस के दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है, और Q आपके पास दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे प्लस के दिया हुआ है। ये P और Q जब दे दिया को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजन करने वाली बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो R का स्थिति सदिश निकालना है, यानी R वेक्टर का मान निकालना है, जिसमें अंतः और बाह्य विभाजन करना है 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। जैसे मान लीजिए ये P है, ये Q है, P और Q है, यहाँ पर 2:1 के अनुपात में विभाजन करना है 2। तो ये Q का है, इधर कितना पॉइंट है माइनस आई, मतलब माइनस आई है, प्लस जे है, प्लस जे प्लस के, ये Q अब P का है आई प्लस 2j माइनस के, तो ये P है Q है, और इसको R जो है ये 2:1 में डिवाइड करता है। यही बात आपको हम समझाए थे अभी तुरंत। ठीक है, तो यहाँ R वेक्टर का निकालना है, तो R वेक्टर बराबर बोले ना दूर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 2 को करेंगे माइनस आई प्लस जे प्लस के, प्लस 1 को करेंगे आई प्लस 2j माइनस के, अब बटा में नीचे में करेंगे 2 जोड़ 1, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस के, नीचे में प्लस 3 हो जाएगा, है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। i को i के साथ मतलब जोड़ घटाव करेंगे तब माइनस i बचेगा, j प्लस 4j हो जाएगा, k तब प्लस k बचेगा, बटा में 3 बचेगा। ये R वेक्टर आ गया अंतः वाला, अंतःखंड वाला। अब देखते हैं बाह्य खंड वाला, R वेक्टर का बाह्य खंड वाला देखते हैं। बाह्य खंड बराबर क्या होगा, माइनस वाला होता है, तो 2 गुने माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 गुने आई प्लस 2j माइनस के, बटा में माइनस करके घटा, 2 में से 1 घटा लिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k में से घटा लेंगे i माइनस 2j प्लस k, बटा में 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, -2 और -i -3i बचेगा, -3i जे
तो जे खत्म हो जाएगा, माइनस दूजे 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 के लिए हम जिएंगे एक दूजे के लिए, या जी का खत्म हो गया, मर गया दोनों, है ना, दूजे दूजे खत्म, ठीक ना। टू के देखो, टू के और के तो 3 के बन गया, 3 के अब बटा में 1, यही हो गया बाह्य खंड का आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिए, एकदम लगातार जो है देखते रहिए, पूरा सॉल्यूशन एक साथ, एक जो है एक सूर में जो है आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोल रहा है दो बिंदु है, एगो P है 2 3 4 और Q बिंदु है कितना है, Q बिंदु 4 1 -2। ये P और Q बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्य बिंदु निकालना है, तो देखिए पी क्यू का जो है ना मध्य बिंदु निकालना है। पी क्यू वेक्टर का क्या निकालना है, मध्य बिंदु, यानी पी क्यू का आधा निकालना है। क्या करना है, पी क्यू का आधा निकालना है। इसका मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 जोड़ 4 आई प्लस 3 जोड़ 1 जे, और क्या होगा 4 -2 के हो जाएगा, 4 - 2 के हो जाएगा। नीचे में 2 से भाग दे देंगे क्योंकि मध्य बिंदु निकालना है, तो यही निकल गया मध्य बिंदु। यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 6y प्लस 4j माइनस प्लस 2k आ जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 इसमें से कॉमन लेकर काट देंगे, तब बचेगा 3i प्लस 2j प्लस 1k। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मध्य बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके लास्ट तक ले जा रहे हैं। अगर आपको जो है अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करके जो है ना उसको भी जो है बता दीजिए कि इस एक चैनल पे आपको फुल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दर्शाइए ए बी सी 3 बिंदु दे दिया है। ए बी सी दर्शाइए कि ए बी सी जिसका स्थिति सदिश दे दिया है, ए वेक्टर दे दिया है कितना 3i -4j -4k। ये ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया 2i -j प्लस के, और सी का मान दे दिया i -3j -5k। तो ए का मान, बी का मान, सी का मान जब दे दिया तो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज को प्रूफ करने के लिए वेक्टर में जो है ना 2 तरीका। एक तरीका तो आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो समकोण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो तरीका हम नहीं लगाएंगे, पहले एक बेसिक मेथड लगाएंगे, अगले चैप्टर में इसको जो है डॉट प्रोडक्ट वाला बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे तो क्या कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट लगाइएगा या प्रोसेस से बनाइएगा। तो उस टाइम पे जो है ना आपको जो आता है वो बना दीजिए। वहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि डॉट प्रोडक्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनाएंगे, ये सिंपल मेथड पढ़े हैं सिंपल मेथड बनाएंगे। वहाँ पर अगर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि ये समकोण त्रिभुज के जो है भुजा हैं, तब जो है वहाँ पर आप आराम से बना सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। अभी जनरल मेथड से बनाते हैं, मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 16 32 और 9 कितना हो जाएगा 32 9 हो जाएगा 41। और बी का मॉडुलस देखिए, बी का मॉडुलस 2 का होल स्क्वायर 4 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 5 1 6 √6। और सी का मॉडुलस जो होगा, सी का मॉडुलस हो जाएगा √1 जोड़ 9 जोड़ 25 कितना हो जाएगा, तो 25 1 26 26 9 26 कितना हो जाएगा बताइए, ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। अब बताइए इसमें से कोई रूल करता है कि एगो का स्क्वायर दूगो का स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर ए का मॉडुलस का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर बी का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ
यहाँ ये चीज है, कैसे, ये दिमाग से सोचे, यहाँ 41 है, यहाँ 35 और 6 है, 35 6 को जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला जो है ये दोनों के बराबर है, यानी ए का होल स्क्वायर बी के होल स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। अतः अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस के विलोम से जानते हैं ना कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तब क्या हो जाएगा, तब विलोम से ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का भी सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज जो प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन नंबर 18 है, एक क्वेश्चन नंबर 19 है। दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल रहा है एक त्रिभुज आकृति में दिया हुआ, और ये आकृति इधर से दे दिया है एगो, ये दे दिया ए बी, ये आकृति आपके बुक में दिया हुआ होगा, ये ए सी बी सी, इधर से ये कर दिया है ए सी, है ना। तब बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सत्य नहीं है। तो यही सत्य जो है चुनना है कि इनमें से कौन सत्य नहीं है। तो आपको जो है चारों ऑप्शन लिख लेते हैं हम। ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 होता है। बी ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। सी नंबर ऑप्शन है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। और डी नंबर ऑप्शन है ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए बराबर 0, ठीक है। तो ये 4 गो ऑप्शन है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है, कौन कथन सत्य नहीं है, कौन सही नहीं है, यही बताना है कौन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल रूल। तो ट्रायंगल रूल में क्या होता है, ट्रायंगल रूल जैसे ही इस ट्रायंगल में जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये वेक्टर जोड़ ये वेक्टर बराबर होता है इसी वेक्टर। तो लिखेंगे ट्रायंगल नियम से, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल आपको बताए थे। ट्रायंगल रूल आपको जो है बताए थे, वेक्टर वाले जो है एडिशन रूल में जो है ट्रायंगल रूल था, उसमें था ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है ए सी वेक्टर के। ये बात हम पहले बता चुके। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर होता है। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होता है, ए सी होता है। तो ए बी जोड़ बी सी ए सी के बराबर होता है। ये ऑप्शन इसमें से है कि नहीं है, इसको इधर खींच के ले आओ। तो क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर। ये जो है ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि नहीं, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये तो ये जो है ना ये सही है। ये क्या है, सही है। अब इसमें से गलत पहचानना है, इसीलिए आंसर ही नहीं है, ये सही है लिखा हुआ। अब देखिए और कुछ होगा क्या, अगर इसको पलटी मार दे तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी, सी ए सी बनेगा। तो एक और माइनस लगाना होता, प्लस हो जाएगा सी और ए सी में सिर्फ इतने अंतर होता है, माइनस का है फिर। तो एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। क्या ये ऑप्शन है, तो ये भी क्या है, सही है। ये है सही, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। और देखते हैं और कोई सही है क्या। और देखिए यहाँ पर एक और चीज चेंज कर सकते हैं इसमें, यहाँ ए बी प्लस ये बी सी को जो है ना सी बी हमको बनाना है, तो एगो माइनस देंगे। अब प्लस सी ए वेक्टर है बराबर 0, तब बी सी को सी ए बनाए तो माइनस एगो लगा दिए, इसको ऐसे। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये भी क्या है, सही है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। लेकिन हमको इसमें से पहचानना है, गलत को बताना है। तो गलत ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी है, ये आपका सही आंसर हुआ। ये आंसर होगा, ये क्या हो गया, आंसर सी आंसर हो जाएगा। और ए बी और डी क्या है, सही है। ये ट्रायंगल रूल पर आधारित क्वेश्चन था। ट्रायंगल रूल पर आपको हम बता चुके थे, ट्रायंगल रूल। अब लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का जो है, इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोल रहा है यदि ए वेक्टर दो बी वेक्टर संरेख हैं तो निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख।
संरेख के बारे में बताए थे कि ए वेक्टर जो होता है ना लेमडा बी वेक्टर के बराबर होता है, ठीक ना। इस संरेख का जो है ये क्वेश्चन नंबर 19 का बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर ए वेक्टर जो है ना पहला वेक्टर दे दिया कि बी वेक्टर जो है ना बी वेक्टर लेमडा ए वेक्टर है क्या, तो यही तो बताए ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर होगा या बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर होगा। बस लेमडा कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर जो है बराबर 3 बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 1/3 ए वेक्टर होगा। क्या दिक्कत, लेमडा इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेमडा कोई भी कांस्टेंट लिखा जा सकता है, इसलिए ये सही है, मतलब ये सही बात है, गलत बात चुनना है हमको। यहाँ पे बोल रहा है ए वेक्टर, यहाँ दूसरा बात बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर होगा क्या, प्लस माइनस बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर प्लस माइनस बी, लेमडा का मान प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता है, तो ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर होता है, इसीलिए ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये भी सही है, ये सही है, ये भी क्या है सही है, हमको गलत चुनना है। तीसरा नंबर देखिए, ए और बी क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। और डी नंबर है, दोनों सदिश ए तथा बी की दिशा समान परंतु परिमाण अलग अलग है, दिशा समान परंतु परिमाण अलग है। देखिए अगर संरेख है ना तो दिशा समान होगा ही, संरेख है तो उसका क्या होगा दिशा समान, परंतु जो है इसका क्या है नहीं, संरेख का बात बोल रहा है, संरेख का तो दिशा समान परंतु, और सी नंबर 2 गो और है, एक बी है और सी है। देखिए आपको जो है दोनों का कंसेप्ट आपको हम बता दें, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी का। देखिए यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर सी, देखिए सी में क्या बोल रहा है, ये था ए, ये था बी, ये था ए और बी, संरेख में तो हो गया ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर हो सकता है। ए वेक्टर बी वेक्टर क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। देखिए अगर घटक समानुपाती नहीं है तो संरेख कभी होगा ही नहीं। घटक समानुपाती कहने का मतलब है कि ए वेक्टर मान लीजिए 2i है, मतलब कोई ले लेते हैं 2i प्लस 3j और प्लस 4k, और बी वेक्टर यानी इसका अनुपात जब करेंगे ना, मान लीजिए कि कोई है 3i प्लस 6j प्लस 8k, अब देखिए इसका अनुपात हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2, तो ये तीनों समान ना हुआ, इसलिए इस संरेख नहीं होता। तो घटक का अनुपात जब समान नहीं होता है तो संरेख नहीं होता है। और डी नंबर देखिए, डी नंबर आपके पास बोल रहा है कि दो सदिश के दिशा समान परंतु दिशा जो है समान हो परंतु परिमाण अलग अलग हो। देखिए परिमाण अलग अलग और दिशा समान से मतलब नहीं होता है, पर दिशा समान और परिमाण अलग होने से जो है, दिशा समान और परिमाण अलग होने से दोनों जो है संरेख का कोई ऐसा शर्त नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर बी और सी और डी हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी और डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 19 का भी जो है सॉल्यूशन देख चुके। देखिए आपको यहाँ तक जो है आपको 10.2 का पूरा जो है पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर से जो है खूब जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहिए, और भी लेक्चर जो है आते रहेगा, पहले भी आया है बाद में भी आते रहेगा, इसलिए लगातार देखते रहिए। अगला चैप्टर जो है 10.3 का बात करेंगे, 10.3 में जो है इसका सॉल्यूशन जो है बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।